नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका डिज़ायर टू लर्न पे। मेरा नाम है अन्वेष सिसोदिया और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, और देखेंगे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। आपके दिमाग में अब यहाँ पे एक बात आना चाहिए कि वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री है क्या जिसके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से लिखता हूँ, सी एंड दिस सर्कल, तो इसको आप समझ जाइएगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली हर कंट्री के पास होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास यूनिफाइड सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोडिफाइड सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकें। इसका एक एग्जांपल है यूके। यूके के पास ऐसा कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोल सके। ऐसा एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूँ, इजराइल। इसराइल के पास भी ऐसा कोई सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोल सके। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो मोस्टली हर कंट्री के पास है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनके पास एक सिंगल ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिनको वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोल सके। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अगर आप और देखना चाहें तो न्यूजीलैंड भी एक ऐसी कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, फिर सैन मरीनो एक ऐसी कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड नहीं है। ऐसे सऊदी अरेबिया भी एक ऐसी कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ में आपको कोई एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकें। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हम बात कर लेते हैं बेसिकली पॉलिटी होता है। ठीक है, पॉलिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स देखेंगे तो उसमें 3 फॉर्म होते थे गवर्नमेंट के। एक होता था मोनार्की, एक होता था एरिस्टोक्रेसी, और थर्ड वन जो है वो आपका तो होता था पॉलिटी। ठीक है, तो जो मोनार्क होता है वो बेसिकली एक किंग या क्वीन होता है जो पूरे टेरिटरी को रूल करता है। ठीक है, इसी एरिस्टोक्रेसी का आपको बेस्ट एग्जांपल दे दूं तो आपने मुगल्स के टाइम में नॉबल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो जो नॉबल्स थे उनका किंग या क्वीन के डिसीजन मेकिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता था, तो वो एरिस्टोक्रेट का काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट होता है पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब बेसिकली ही यही होता है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि किस तरह जो लोग हैं वो टेरिटोरियल, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हुआ, कोई एक पर्टिकुलर म्यूनसिपालिटी हुआ, तो लोग किस तरह से उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर काम कर रहे हैं, किस तरह से उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को चला रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी वर्ड का ओरिजिन भी ग्रीक वर्ड से हुआ है। जैसे पॉलिस था तो उसका मतलब होता था सिटी, फिर वो लेटर ऑन इट बिकम्स पॉलिटिस जिसका मतलब होता है सिटीजन, फिर उसके बाद वो पॉलिटिस से पॉलिशिया हो गया जिसका मतलब होता है सिटीजनशिप एंड गवर्नमेंट। तो बेसिकली पॉलिटी इंडिकेट क्या करती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किस टेरिटरी में किस तरह से वर्क कर रही है, तो उसका मतलब बेसिकली पॉलिटी होता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स बेसिकली पॉलिटी डिनोट करती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं और डिसीजन लिए जाते हैं पूरी कम्युनिटी के लिए, और वो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सरसाइज करती है हमारे ऊपर, ताकि हम सबका वेलफेयर हो सके एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिटी का मतलब हो गया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। तो इंडियन पॉलिटी का मतलब हो गया कि इंडिया में किस तरह की पॉलिटी रहेगी और इंडिया किस तरह से गवर्न होगा, इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की एज सच कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, आपको अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशंस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। ये आर्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे बेस्ड रहते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रहेंगे, इसमें आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे सिटीजनशिप के ऊपर, इसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया जाता है कि आपका स्टेट है वो किस तरह फॉर्म होगा, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट किस तरह फॉर्म होगी। क्या आपका हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क रहेगा, क्या आपका हेड ऑफ द स्टेट रिपब्लिक रहेगा,
ठीक है। तो रिपब्लिक में बेसिकली इलेक्टेड लोग रहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड रहता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये भी बताएगा कि स्टेट को किस तरह के नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, मैंने जैसा पहले भी बोला था कि यूके में कोई एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकें। वहाँ पे सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है एंड डिसीजंस है। तो ये किस लिए, मतलब किस किस का मिक्सचर है, ये देखिए, वहाँ की पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है प्लस जुडिशरी अगर कोई जजमेंट देती है तो उनको मिला के वहाँ का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो इसलिए यूके में कोई एक सिंगल ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकें। देखिए, ये जो मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तकरीबन 250 से 300 साल पुराना है। 250 से 300 साल पुराना है। और ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लिया गया था। वहाँ पे एक बहुत फेमस स्लोगन भी था, अगर आपने सुना हो तो, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम जब तक टैक्स नहीं देंगे, जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे गवर्नमेंट के अंदर। तो ये जो मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेसिकली हमने यूएसए से सीखा है, जहाँ पे बिल ऑफ राइट्स की बात होती थी। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फंडामेंटल लॉ होता है किसी भी टेरिटरी के अंदर, किसी भी कंट्री के लिए। इसलिए इसको सुप्रीम डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट, और लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है, लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह भी बताता है कि गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस, इसकी 3 ब्रांच होती है। ठीक है। एक लेजिस्लेटिव होती है, लेजिस्लेटिव, एक होती है एग्जीक्यूटिव, और एक होती है जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि इन 3 के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा और ये 3 आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि हम एक कंट्री को बहुत अच्छे से चला सके। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट रहता है। मतलब वक्त के साथ ये बदलता रहता है, जिसको हम लिबरल इंटरप्रिटेशन या फिर प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है। मतलब वक्त के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है। अगर देखिए स्टैटिक होता तो आज जो आप इंटरनेट के लिए लॉस देखते हैं वो नहीं बन पाते। ठीक है। जैसे आर्टिकल 21 आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि इवॉल्व हुए टाइम के साथ। देखिए, राइट टू स्लीप की बात नहीं होती थी जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नया नया बना था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वक्त के साथ इवॉल्व हुआ है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। वक्त के साथ हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और वो चेंजेस हम कैसे करेंगे? बेसिकली अमेंडमेंट्स के थ्रू करेंगे। ठीक है। हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। कोई भी लॉ बनता है तो जुडिशरी एक बार उसको देखती है कि ये लॉ सही है कि नहीं है। ठीक है। ये लॉ सिटीजन्स के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो जुडिशरी का बेसिकली काम भी यही होता है कि वो चेक्स एंड बैलेंस एक बना रहना चाहिए कि कोई भी लॉ सिटीजन्स के खिलाफ नहीं हो। ठीक है। तो बेसिकली लॉज जो है वो लेजिस्लेचर बनाता है ना, और अमेंडमेंट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे जा सकते हैं। ठीक है। कन्वेंशंस वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि यूके में होता है। ठीक है। कोई भी कन्वेंशन चल रहा है तो वो कहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से वो चेंज माना जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के बीच में कि वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी स्पेसिफाई करता है कि किसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है। तो बेसिकली ये सिटीजन और गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एक तरह से देखा जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें सिटीजन अपने कुछ राइट्स गवर्नमेंट को दे देगी एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट सिटीजन्स को कुछ सर्विसेज देगी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स भी लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है। अगर देखिए आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना हो
तो ठीक है, अगर वो आपसे गवर्नमेंट ले ले तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन किस काम का? तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर ताकि गवर्नमेंट तानाशाह ना बने, डिक्टेटर ना बने, ठीक है। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक बर्थ सर्टिफिकेट का काम करता है किसी भी कंट्री के लिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। 1947 के पहले क्या आप खुश थे? या 1947 के बाद आप खुश हैं? ठीक है, 1947 के पहले हमें गुलामी भरी जिंदगी जीना पड़ती थी। 1947 के बाद हमारे पास कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि हमें 1947 के पहले नहीं मिलते थे, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो हम सभी का जन्म जो हुआ है वो 15 अगस्त 1947 का हुआ है, ठीक है। और इस जन्म का बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये वो ऑफिशियल डेट है जब हमारा बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हमारी एक कोई आइडेंटिटी भी नहीं होती कि हम कौन है, ठीक है। जैसे आप अभी अमेरिका में जाएंगे तो आपको अमेरिकन्स दिखेंगे, आप इंडिया में जाएंगे आपको इंडियंस दिखेंगे, ऐसे ही अफ्रीका में जाएंगे तो आपको अफ्रीकन्स दिखेंगे। तो हमारी एक फंडामेंटल आईडी, वन सेकेंड, हमारी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एस्पिरेशंस के लिए भी काम करता है, सोसाइटी के लिए। ये गवर्नमेंट को पुश करता है कि गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करे, एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करे। जस्ट सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे इक्वालिटी हो और किसी के खिलाफ, मतलब किसी के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। एक जस्ट सोसाइटी में सब एक तरह हो, सब इक्वल हो, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लॉ सुप्रीम होता है, सब लॉ के सामने बिल्कुल इक्वल हो। जस्ट सोसाइटी का मतलब ही यही होता है जहाँ पे हर पर्सन ना सोशली एंड इकोनॉमिकली सिक्योर होता है। और इसको सिक्योर कौन करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। तो जस्ट सोसाइटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट आपको सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोटेक्ट करती है। बेसिकली अल्टीमेट एम क्या होता है? इक्वालिटी, सबके बीच इक्वालिटी हो, तो उसको हम जस्ट सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लिमिटेशंस लगाते हैं एब्सोल्यूट पावर्स की स्टेट पे, ठीक है। एब्सोल्यूट पावर्स की इसलिए लगाते हैं कि आगे चल के स्टेट कभी भी डिक्टेटर ना बन जाए, आपसे आपके राइट्स छीन ले या कुछ भी ऐसा गलत ना करें जिससे हमें या फिर सिटीजन्स को कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको इनकी राइटिंग्स में मिल जाएगा। J.S. मिल हुए, A.B. डाइसी हुए, जेम्स मेडिसन हुए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, तो इनकी राइटिंग्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, जिसमें हम पहला कंपोनेंट देखेंगे वो है रूल ऑफ लॉ। ये जो टर्म है ये कोइंसाइड करा था A.B. डाइसी ने, A.B. डाइसी, जो कि ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, ठीक है। तो ये बोलते थे कि कोई भी सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, कोई भी सिटीजन है पर्टिकुलर कंट्री का, वो चाहे रिच हो या पुअर हो, तो उनके लिए सेम लॉ होना चाहिए। अगर ये रिच वाला कोई क्राइम करेगा तो उसके लिए भी सेम लॉ, और कोई पुअर वाला क्राइम करेगा तो उसके लिए भी सेम लॉ, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हम अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन का प्रावधान रखते हैं हमारे संविधान के अंदर, जिसमें SC ST को स्पेशल हम स्टेटस देते हैं। तो ये रिजर्वेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट इसलिए होता है कि सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम अपलिफ्ट कर सकें, ठीक है। ऐसी एक एक्सेप्शन और होता है कि हम सर्टेन इम्यूनिटी प्रदान करते हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर को क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स से, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्शंस हो जाते हैं, ठीक है। इसमें और भी कुछ इम्यूनिटीज़ हैं, जैसे कि कोई फॉरेन डिप्लोमेट होगा, अगर वो इंडिया में आएगा तो उसको क्रिमिनल और सिविल केसेस की कुछ इम्यूनिटीज़ मिलती है, ठीक है।
तो इतनी इजीली हम नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी जो है वो डील करता है डिफेमेशन या किसी को बदनाम करना बाय स्पीच और बाय वर्ड्स, तो ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन ये है कि आर्टिकल 105 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्यूनिटी प्रदान करता है लेजिस्लेचर्स को इंडिया के, कि वो फ्लोर पे मतलब हाउस में जो भी बोलते हैं उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो ये दोनों के लिए अप्लाई करता है, आर्टिकल 105 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और आर्टिकल 194 पे मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो ये हाउस में कुछ भी बोलेंगे तो इनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, हमारे पास भी कुछ एक राइट्स होते हैं जिससे हम स्टेट को डिक्टेटर नहीं बनने देते, डिक्टेटर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूटिज्म को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसमें पावर कुछ ऐसे इस तरह से डेलीगेट होती है कि स्टेट के पास जो हमारी मतलब इंडिया की बात करें तो राज्य सरकार के पास कुछ अलग पावर्स होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अलग पावर्स होगी, तो ठीक है। एक बैलेंस बना हुआ है पावर्स के बीच में, तो इसका कोई मिसयूज नहीं करता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्सिक्वेंस नॉट द सोर्स ऑफ राइट। देखिए जो हमारे राइट्स हैं वो बेसिकली हमें कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिले हैं, हमारे राइट्स तो पहले से ही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली काम ये है कि हमारे जो राइट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करें, ठीक है। लेकिन जो राइट्स हमारे हैं वो पहले से ही है, ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स प्रदान करे हैं। लेकिन एक ये चीज़ ज़रूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसी मशीनरी और एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिससे हमारे राइट अब फुल्ली प्रोटेक्टेड है, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं या आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। तो तीनों ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के, जिनको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जुडिशरी बोलते हैं, इन तीनों को ट्रिनिटी भी बोलते हैं। तो इनके बीच में एक सेपरेशन ऑफ पावर है ताकि एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना दे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कभी कभी हमारी पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर के पास ऐसे फंक्शन आ जाते हैं कि वो जुडिशरी का भी काम करती है और एग्जीक्यूटिव का भी काम करती है, ठीक है। ऐसे ही लेजिस्लेचर के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव आता है, ठीक है। लेजिस्लेचर के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव आता है, जैसे पीएम हुए तो वो एक हाउस के मेंबर तो होंगे ही, तो लेजिस्लेचर के अंदर ही एग्जीक्यूटिव आता है। तो ये दोनों भी देखिए ओवरलैपिंग हो गया। तो इसके क्रिटिक्स तो बहुत हैं, लेकिन एक इसका कंपोनेंट ये भी है कि सेपरेशन ऑफ पावर है तीनों के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। ऐसे ही इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कि हमारी कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है, जैसे कि मान लीजिए बात कर लें सेबी की, तो सेबी कुछ अपने रूल्स बनाता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है। तो देखिए ये कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स में। बेसिकली क्या है, तीनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाना है तो। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बेनिफिट्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स बता देना चाहता हूँ, एक है नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और एक है पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो नेगेटिव में बेसिकली ये होता है कि स्टेट्स के ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये होता है कि जैसे आपका मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये स्टेट आपसे कभी नहीं छीन सकता है। ऐसे कुछ पॉजिटिव होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, स्टेट को प्रोत्साहित करता है कि वो कुछ सर्टेन स्टेप्स ले सोसाइटी के लिए ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। जैसे कि क्या आपके डीपीएसपी है बहुत सारे, ठीक है, जिसमें फ्री लीगल एड है ना, प्रमोशन ऑफ खादी है, ठीक है। तो ये सब आपका स्टेट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि आप कुछ सर्टेन ऐसे काम करो जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो और सोसाइटी के लिए ये काम करना ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है
ये प्रिजर्व करता है डेमोक्रेसी को, सिविल लिबर्टीज को, जिससे स्टेट कभी भी एब्सोल्यूट ना हो। ठीक है, डेमोक्रेसी की एक भावना हमेशा देश के अंदर जागे रहे। ठीक है, इट प्रमोट्स डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो हर कोई यहाँ पे लॉ नहीं बनाने बैठेगा। जो लेजिस्लेचर का काम है वो लेजिस्लेचर करेगा, जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो एग्जीक्यूटिव करेगा, और जो जुडिशरी का काम है वो जुडिशरी करेगा। ठीक है, तो तीनों ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस है, और कोई भी एक दूसरे के रीच के अंदर ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ आप इंडिया के अंदर देखेंगे कि ये ओवरलैप होता है, लेकिन कुछ हद तक ही होता है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, हमें कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी के लिए ऐसा कुछ करना ज़रूरी होता है कि जिसमें हम सर्टेन कुछ हमारे राइट्स होते हैं, सर्टेन कुछ हमारी ड्यूटीज़ होती है, सर्टेन कुछ हमारे वर्क्स होते हैं, जिसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ताकि वो फुलफिल हो सके ऑन टाइम। तो इसलिए ये जो ओवरलैपिंग जो फंक्शन है वो गवर्नमेंट का होता रहता है, एंड इससे कोई प्रॉब्लम भी मेजर अभी तक देखने को नहीं मिलेगी, ना देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से लिखा गया है कि देखिए जो तीनों ऑर्गन है ना उसके बीच में एक तो ऐसी सेपरेशन ऑफ पावर ऐसी है कि वो ओवरलैप एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इतना रिजिड भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि इजीली कोई ओवरलैप एक दूसरे के रीच को कर सकें। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के और भी कई फायदे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमको बेसिक सिविल राइट्स प्रोवाइड करता है। 1 सेकेंड, बेसिक सिविल राइट्स प्रोवाइड करता है जिसको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको फ्री प्रेस एंड मीडिया प्रोवाइड करता है। अब ये एक डिबेट वाला टॉपिक है, और आपको मुझे बताना है कि इंडिया के अंदर आप फ्री प्रेस और मीडिया देखते हैं कि नहीं देखते। ये बहुत डिबेट वाला टॉपिक है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे दीजिएगा कि इंडिया के अंदर आप फ्री प्रेस और मीडिया देखते हैं कि नहीं देखते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फायदा है कि इससे हमें टेम्परेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलता है। मतलब हर 5 साल में हमारे पास मौका रहता है कि हम गवर्नमेंट बदल सकते हैं। अनलेस आप चाइना में रहते हैं जहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये पार्टी के अलावा आप किसी को भी सत्ता में नहीं देख सकते। लेकिन हमारे इधर तो कांग्रेस आगे चली गई, अभी बीजेपी रूल कर रही है, और आने वाले टाइम में पता नहीं कौन रूल करेगा। तो हमारे पास हर 5 साल में ये मौका रहता है कि हम सरकार को बदल सके। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक और फायदा वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कोई भी लॉ अगर बनता है और अगर वो सिटीजन्स के खिलाफ हो, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए नहीं हो, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, ताकि से कोई भी सिटीजन हो भारत का वो किसी भी राइट से वंचित ना रहे या उसका कोई भी नुकसान हो। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी प्रोवाइड करता है, टेम्परेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है, फ्री प्रेस एंड मीडिया भी प्रोवाइड करता है, और बेसिक सिविल राइट्स भी प्रोवाइड करता है। देखिए हमारे जीने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए हमारे लिए राइट्स बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी है, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अगर आप देखेंगे 1947 के पहले तो इंडियंस के पास बहुत कम राइट्स हुआ करते थे, और ना के बराबर हुआ करते थे। और ऐसे ही आप अगर देखेंगे 1947 के बाद जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमें कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स मिले जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो गई। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये भी टाइम के हिसाब से इवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे ही नहीं कि बस यही रहेंगे, टाइम्स के हिसाब से ये भी बदल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहती है। तो वो हम आगे चल के देखेंगे फंडामेंटल राइट्स पे कैसे हम अमेंड कर सकते हैं। तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहती है, लेकिन हम देखेंगे कि टाइम के साथ फंडामेंटल राइट्स इवॉल्व होते रहते हैं, एंड राइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर तो कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि हमें राइट्स प्रोवाइड करता है। एंड देखिए जीने के लिए राइट्स बहुत ज़रूरी है, जीने के लिए राइट्स ही सब कुछ है आज के ज़माने में। ठीक है, अगर राइट्स नहीं है आपके पास, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, आप जी नहीं सकते, सुकून से सांस नहीं ले सकते, तो आपके लिए जीने का कोई अस्तित्व नहीं है, जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बेसिकली ये पूरी कहानी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, एंड फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव।
तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपको राइट टू लाइफ, लिबर्टी, एक्सप्रेशन, रेसिडेंस प्रोवाइड करता है। ये सब सारे कंपोनेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। अब आप वेस्टर्न आइडिया देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, तो वो थोड़ा नेगेटिव है ओरिएंटेशन में, क्योंकि क्या वहाँ पे वेस्ट में सबको राइट्स ज़्यादा चाहिए एंड लिबर्टी ज़्यादा चाहिए। वहीं आप इंडिया में देखेंगे तो हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी है कि ना ज़्यादा राइट्स किसी को दिए हैं और ना स्टेट को ज़्यादा पावर दिए हैं। तो हमने एक चेक्स एंड बैलेंस का फॉर्म अपनाया है कि दोनों में इस तरह से बनी रहे कि ना सिटीजन्स के पास ज़्यादा राइट्स जाएं ताकि उनको भी ऐसा लगने लगे कि हम ही सब कुछ हैं, ना स्टेट के पास ज़्यादा पावर जाए ताकि स्टेट को ऐसा लगने लगे कि हम ही सब कुछ हैं। ठीक है, तो आइडियली देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास भी, स्टेट के पास भी इतनी पावर होना चाहिए ताकि वो गवर्नेंस का एजेंडा को पूरा कर सके। ठीक है, तो एक राइट बैलेंस होना ज़रूरी है स्टेट के बीच में और उसके सिटीजन्स के बीच में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मुझसे एक फैक्चुअल एरर हो गया था, उसमें मैंने आंसर में उड़ीसा बता दिया था, लेकिन उड़ीसा आंसर में नहीं है। ये इसलिए मैंने बोल दिया था गलती से, क्योंकि क्या उड़ीसा की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने की डिमांड है वो न्यूज़ में थी। ऐसे मध्य प्रदेश में डिमांड उठी 2019 में कि मध्य प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, तो ये भी डिमांड में था, तो ये भी मेरे दिमाग में था, लेकिन वहाँ मैंने गलती से उड़ीसा बोल दिया था। तो राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, कर्नाटका और महाराष्ट्र है। तो ये हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। तो इन स्टेट में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिल जाएगी, ये 6 राज्य में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंपनी रूल के बारे में एंड क्राउन रूल के बारे में। तो हम 1773 से लेकर तो 1947 तक पूरा देख लेंगे कि इस टाइम किस तरह का रूल था। ठीक है, अब ये जो वीडियो है ना, 1 सेकेंड, ये जो वीडियो है इसमें 99% चांस है कि आपको कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 99% चांस है, 1% हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 99% चांस है कि आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये पढ़ाने का मकसद इतना ही है कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और कि पॉलिटी में जब भी मैं वर्ड स्टेट यूज़ करूँगा तो स्टेट का मतलब बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट ही होता है, लेकिन ये एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ सिटीजन भी होता है,